ये वेकेशन थोड़ा लंबा हो गया था, पर फाइनली 12 हफ्तों बाद घर लौटा हूँ। और घर का मतलब सिर्फ छत नहीं होती, यहाँ की हवा, दरवाज़ों की खड़बड़ाहट और वो सुकून जो अपने कमरे के कोने में मिलता है। लेकिन इस बार वापस आते ही धमाकेदार अपडेट मिला। मुझे एक नया पेशेंट असाइन हुआ। नाम है राजीव कृष्णन। लोग उसे साइको मर्डरर के नाम से जानते हैं, वो नाम जिसे लोगों ने अपने नाइटमेयर्स में शामिल कर लिया। हाँ, सुना था मैंने इस केस के बारे में कुछ हफ्तों पहले, पर तब तक ये बंदा एडमिट नहीं हुआ था। अब उसे हमारे असाइलम में शिफ्ट किया गया है, वही पुराना असाइलम, शहर के शोर से काफ़ी दूर, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच एक ऐसे कोने में छुपा हुआ था जहां इंसान तो क्या, कभी नेटवर्क का सिग्नल भी मुश्किल से मिलता है। ये जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लगता था। एक ऐसा बिल्डिंग जहां हर दीवार कुछ कहना चाहती है पर कोई सुनता नहीं। घने जंगल से घिरा हुआ, चारों तरफ सिर्फ सूखी घास, कभी कभी कोई जानवर की आहट और एक अजीब सा सन्नाटा। यहाँ दिन में भी एक ठंडक रहती है और शाम के बाद लगता है जैसे हवा में पुरानी चीखें घूम रही हो। पुरानी दीवार पे पड़ती धूप का रंग भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं था। वक्त के साथ सब कुछ मुरझा गया था यहाँ, पेड़, पत्ते और कुछ लोग भी। और ये असाइलम का गेट जंग लगा हुआ और हमेशा आधा खुला। मैं जैसे ही अंदर गया, टाइम देखा, 12:20। मंडे का लेजी सा आफ्टरनून। रिसेप्शन पे मुझे शेरी मिली, एक ओल्ड स्टाफ मेंबर, 1993 से काम कर रही है यहाँ। थोड़ी एज हो गई है पर काम में डेडिकेशन फुल ऑन है। उन्होंने मुझे देखा और बोला, तुम बिल्कुल उस छोटे से लड़के जैसे लगते हो जो कभी यहाँ आया करता था। मुझे कुछ याद तो नहीं आया, पर उनकी आंखों में नॉस्टैल्जिया था। फिर मैं चला अपनी कैबिन की तरफ। वही पुराना कमरा खाली था। एक डस्टी फाइल टेबल पे पड़ी थी। मैंने डस्ट हटाई। उस पे नाम लिखा था राजीव कृष्णन। थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सिगरेट निकाली। पता है ना, हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है, पर क्या करें। मैं विंडो के पास खड़ा हो गया और स्प्रे तो है ही। सिगरेट जला ही रहा था कि एक स्टाफ मेंबर दरवाजे पे आया। सीधा बोला, 2:25 तक गेट पे रेडी रहिए, आपका पेशेंट आ रहा है। बिना कुछ बोले चला गया। थोड़ा रूड लगा मुझे, जैसे मेरा वापस आना कोई खास बात नहीं थी। 1:50 हो चुके थे। टाइम का पता ही नहीं चला। सोचा थोड़ा चिल कर लूं, पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। कुछ था जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। और फिर आई वो मोमेंट। पुलिस वैन अंदर घुसती है, फुल ड्रामे के साथ। सायरन, शाउटिंग, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। सब कुछ थोड़ा फिल्मी लग रहा था। और फिर मैंने उसे देखा, राजीव कृष्णन। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था, पहने हुए कपड़े गंदे और स्टेन्ड। एक नीली शर्ट, ब्लैक पैंट और पुरानी सी हवाई चप्पल। हाथ पीछे बंधे हुए थे, जैसे किसी वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल में रखा गया हो। उसे एक डार्क सेल में ले जाया गया। यहाँ के सेल्स, उफ, जैसे अंधेरा यहाँ परमानेंट रेसिडेंट हो। रोशनी को ये जगह पसंद नहीं है और उन्हीं शैडोज में छुपा है राजीव। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर डाली। उसने आंखें जोर से बंद कर ली, जैसे लाइट से एलर्जी हो। उसका चेहरा नॉर्मल था, पर आंखों के पीछे कुछ और ही। मैं उससे कामली बोलने लगा, हे राजीव, आई एम योर थेरेपिस्ट नाउ। पर उसने एक भी वर्ड नहीं बोला, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। ऑनेस्टली, मुझे भी पहले दिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर इतना ब्लैंक रिएक्शन क्रीपी था। ये बंदा किलर है। हर 3 हफ्ते पे एक मर्डर करता है। पुलिस उसके पीछे है, पर वो हर बार बच जाता है।
और सबसे स्ट्रेंज बात कि मर्डर का कोई क्लियर मोटिव नहीं है। मैं उसके सामने बैठ गया। 15 मिनट तक बस साइलेंस, एकदम डेड साइलेंस। फिर डिसाइड किया कि आज के लिए बस। मुझे अब उसकी फाइल डीप डाइव करके पढ़ना पड़ेगा। समझना होगा कि यह बंदा मेंटली अनस्टेबल है या सिंपली इविल। चलते चलते मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। राजीव मुझे सीधा देख रहा था। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज सी चमक थी, ऐसी जो अंधेरे को भी काट सकती है। जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो, मैं अगला हूं। मैं भाग गया, लिटरली। पीछे देखा भी नहीं। और तभी समझ आया, ये केस मजाक नहीं है। ये बंदा राजीव कृष्णन अगर चांस मिला तो मुझे भी मार सकता है। और सबसे टेरिफाइंग बात क्या है पता है? सबसे टेरिफाइंग बात हो सकती है उसे ये सब करने में मजा आता हो। रात काफी भयानक थी, वैसे ही जैसे वो पुरानी हॉरर कहानियां जो इंटरनेट के कोने में चुपके से पलती रहती है, इंतजार में कि कोई उन्हें पढ़े या जिए। मैं भी उसी दुनिया में खो गया था। एक के बाद एक पेज खुलता गया। हर एक कहानी और ज्यादा खौफ और अंधेरा लेकर आती गई। मेरा दिमाग जैसे मेरे इमेजिनेशन के कंट्रोल में नहीं था। हर सीन, हर मर्डर, हर राज आंखों के सामने चल रहा था। और उन सब के बीच राजीव कृष्णन का नाम उभर कर सामने आया। उसका पहला वार कुछ ऐसा था जो किसी इंसान ने ना कभी सोचा था, ना कभी झेला होगा। गोकुल पटेल, एक नाम जो बिजनेस दुनिया का सितारा था। हर जगह उसका राज था। खेती के टूल से लेकर इंटरनेशनल एयरवेज तक। जिस चीज का बिजनेस करो, गोकुल पहले से ही उसमें हिस्सा लिया होता। लेकिन वो आदमी अपनी बीवी से ज्यादा सोने से प्यार करता था। हर जगह पैसा दिखाना, मीडिया में फोटो छपवाना उसका लाइफस्टाइल किसी राजा से कम नहीं था। पर जब उसकी मौत हुई तो उसकी जिंदगी से भी ज्यादा वायरल बन गई। न्यूज चैनल पर चल रहा था, Famous industrialist Gokul Patel found dead. Body recovered from top floor of his own headquarters. A shocking case of murder or suicide. जब लोगों ने टीवी पर उसके फोटोज देखे तो चमक और दौलत की दुनिया दिखी, लेकिन सच कुछ और था। उस रात उसकी लाश भी बिल्डिंग से लटकती मिली, जिसमें उसने अपनी कहानी लिखी थी। गले में वही बेल्ट था जो उसने सुबह पहनी थी। उसके सिर्फ एक पैर में जूता था, दूसरा उस रात चोरी हो गया था शायद। हेलीकॉप्टर्स के लाइट्स ने उसकी ठंडी सी लाश को रोशन कर दिया। नीचे उतारना मुश्किल था। पुलिस ने हवाई सपोर्ट लिया, क्योंकि जिस्म अगर गिरता तो टुकड़े हो जाते। उसकी पीठ में एक बड़ा सा काला दाग था, जैसे किसी ने उसे कोई गर्म सरफेस पर बिठाया हो। पहली बार किसी लाश के साथ पुलिस को एसिड कंटैमिनेटेड वार्निंग मिली थी। और जब उसका सेफ खोला गया, 22 घंटे की मेहनत के बाद अंदर सिर्फ सड़ी हुई हड्डियां मिली, जिसको पहचानना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और रूम में एसिड के जहरीले वेपर्स फैले हुए थे, और इसी कारण पूरा बिल्डिंग इवैक्यूएट करना पड़ा। पोस्टमार्टम में कुछ और ही दर्दनाक पहलू सामने आया। गोकुल के पैरों में हड्डियां नहीं थी, सिर्फ सोना था, जैसे एक सॉफ्ट टॉय में भर दिया गया हो, लेकिन गोल्ड से। एक जीता जागता इंसान जिसके अंदर इंसानी हड्डी नहीं, सिर्फ दौलत थी। क्या ये दौलत ही उसके मौत का रीजन बन गया? उसकी बीवी ने पोस्टमार्टम रुकवा दिया। मीडिया ने क्वेश्चंस उठाए। पुलिस ने भी उसे शक की नजर से देखा, लेकिन उन्हें यह केस किसी और तरफ जाता दिख रहा था। फिर आया वो लेटर, एक लाल इनविटेशन कार्ड, खून से लिखा गया था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी,
गोकुल पटेल का कातिल सिर्फ राजीव कृष्णन हो सकता है। पूरा पुलिस स्टेशन कांप गया। अब तक राजीव की सिर्फ एक तस्वीर थी, सीसीटीवी का ब्लर्ड फ्रेम। न मास्क, न इमोशन, सिर्फ आंखें सीधा कैमरे के अंदर देख रही थी। मीडिया ने उसे मास्कलेस मॉन्स्टर नाम दिया, पर वो मॉन्स्टर अब मेरे सामने बैठा था। मैं उस दिन असाइलम में था, राजीव के सामने। पहला सेशन था 45 मिनट का। मैंने पहले 5 मिनट तो सांस लेने में ही लगा दिए। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ शांत और भयानक आंखें, जैसे अंधेरों का समंदर हो। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पहला मर्डर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। बंधा हुआ था वो, लेकिन ऐसे जैसे कभी भी तोड़कर निकल जाए। मैं पूरा प्रोटोकॉल समझा रहा था कि हम इस सेशन में क्या करेंगे, किस तरह एक्सप्लोर करेंगे तुम्हारे आइडियाज को। लेकिन वो सिर्फ मुझे देखता रहा। 15 मिनट गुजर गए। मैं चुप हो गया। शब्द भी थक गए थे। फिर मैंने पूछा, क्या तुमने गोकुल को इसीलिए मारा क्योंकि तुम उसे उसकी बेइज्जती दिखाना चाहते थे, जहां पैसा भी उसे ना बचा पाए? उसकी आंखों का नूर बदल गया। वो थोड़ा झुका, फिर उसकी एक ठंडी सी मुस्कान, एक ऐसी हंसी जो गले में अटकी हुई थी, जैसे वो कह रहा हो, तुम अभी भी कुछ नहीं समझे। उसने फाइनली कहा, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। मैं इतना नीचे गिरने वालों में से नहीं हूं। फिर मैंने एक सवाल पूछा, क्या तुम उसे यह समझाना चाहते थे कि दौलत से हर बार जिंदगी नहीं बचाई जा सकती? फिर राजीव कहने लगा, मैं उसे वरदान देने आया था। एक रास्ता दिखाने आया था। वो रास्ता जो उसकी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं दिया। वो मुक्ति। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी पाप को नहीं, किसी पुण्य को जस्टिफाई कर रहा हो। जैसे वो मौत को एक गिफ्ट समझता हो, एक आजादी। उसका कहना था, मैं दौलत नहीं छीनता, मैं उस दौलत के अंदर छिपी हुई उस प्यासी रूह को देखता हूं। मैं उसका हिसाब करता हूं। हाँ, मैं घूर के उसे देख रहा था। वो कोई कॉमन क्रिमिनल नहीं था। उसके वर्ड्स में एक फिलॉसफी थी, अ ट्विस्टेड फिलॉसफी। और मुझे उस रात समझ आया, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक पागलपन भी नहीं था, ये एक सोची समझी प्लान्ड जस्टिस थी। राजीव की नजर में सेशन खत्म होने को था, लेकिन मेरे क्वेश्चंस तभी शुरू हुए थे। सुबह की धूप हॉलवे से अंदर आ रही थी, पर मेरा दिमाग अब भी अंधेरों में था। उसकी बात अब भी कान में गूंज रही थी, जो उसकी जिंदगी में उसे वरदान देकर किसी ने नहीं दिया। एक औरत की मुस्कान, एक आदमी की लाश, एक सेफ भर के राज, और एक आत्मा जो कहती है मैं सजा नहीं देता, मैं आजादी देता हूं। क्या राजीव एक कातिल था या एक जज? मैं उसके सामने बैठा था, उस आदमी के जो एक मॉन्स्टर था, एक ऐसी आंखों के साथ जो कुछ कह रही थी पर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उसके साथ एक थेरेपी चल रहा था, लेकिन वो थेरेपी नहीं, एक बैटलफील्ड बन चुका था। शायद ये मेरा आखिरी सवाल होगा, इसीलिए मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें बदला लेना चाहिए?
क्या तुम खुद को कोई भगवान समझते हो जो इंसाफ करने आया है? वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा। मैं गुस्से में था और थोड़ा कंफ्यूज भी। मुझे उसकी मदद करनी थी, ना कि उसे जज करना। मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, मुझे तो सिर्फ उसका ट्रस्ट जीतना था ताकि वो अपना राज मेरे सामने खोल सके। अपनी ही दुनिया में खो चुका था वो और जोन्ड आउट था शायद। ये फर्स्ट सेशन मेरा सबसे बेकार सेशन बन चुका था। मैं कुछ ज्यादा ही अपने इमोशंस में बह गया था, लेकिन एक बात साफ थी कि वो मुझे सुन तो रहा था। हर अल्फाज, हर सवाल जैसे एक पजल के टुकड़े जोड़ रहा हो और जैसे कह रहा हो, सॉल्व मी। ये सेशन खत्म हो गया। मैं वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। सफेद दीवारें अब फिर से चमक रही थी, जैसे उसका अंधेरा इस कमरे से निकल गया हो। लेकिन मेरा मन अब भी शांत नहीं हुआ। उसकी प्रेजेंस ने मुझे डिस्टर्ब नहीं, लेकिन अलाइव कर दिया था। उसने मेरे अंदर एक आग जला दी थी। मैं बोर्ड रूम की तरफ जा रहा था रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन बीच में रास्ता बदल दिया। मुझे उसे एक बार फिर देखना था। हालांकि यह अलाउड नहीं था, सिर्फ सेशन के वक्त ही इंटरेक्शन होती है, बाकी डॉक्टर्स हैंडल करते हैं। लेकिन फिर भी मैं गया। मैं अंधेरों के बीच फिर उसके सामने था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ अपने तरीके से चला लोगे तो गलत हो मिस्टर। तुम जो छुपा रहे हो वो मैं समझ जाऊंगा। मैं यहां तुम्हारे लिए हूं। तुम्हें यह समझना होगा, वो सेम हंसी, वही एनर्जी, जैसे मेरी आंखों के सामने खुद शैतान हो। मैं वापस लौट आया, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। बोर्ड रूम में विजय ठाकुर, हमारे चीफ हेड, अपनी सीट में चुपचाप बैठे थे। दरवाजा पहले से खुला था, शायद कोई और रिपोर्ट डिलीवर हुई थी। मैं अंदर गया। कब आए? वेकेशन कैसी रही? लेकिन मैं वेकेशन की बात नहीं करना चाहता था। मैं डिस्टर्ब था। मुझे उस आदमी के बारे में और जानना था। रिपोर्ट देकर मैं निकल गया। तभी बारिश तेज होने लगी। मैं अपने घर पहुंचते ही भीग चुका था। एक गर्म शॉवर के बाद मैं डेस्क पर बैठ गया केस की फाइल लेकर। अगला केस राजीव का और भी ज्यादा हॉरिफाइंग था। हर्ष मूलचंद, एक लोकल ज्वेलर, मार्केट में मशहूर नाम। उसे पहले अबडक्ट किया गया और फिर टॉर्चर। हर्ष को जब पाया गया तो वो जिंदा था, सिर्फ जिंदा। उसके सारे उंगलियां और पैर काटे गए थे, लेकिन एक ही बार में नहीं, इंच बाय इंच। हर बार फ्रेशली कट जगह पर एक छोटा कपड़ा लपेटकर उसी जगह को दोबारा काटा गया। उसके पैरों को पत्थर से मारकर हड्डियों तक को क्रश कर दिया गया। एक पैर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया और दूसरा क्लॉकवाइज। उसका मुंह टाइटली टेप्ड था। जब उसके पुराने फोटोज देखे गए तो उसके बाल मीडियम लेंथ के थे, पर जब वो मिला तो उसका स्कैल्प खून से भरा हुआ था। राजीव ने उसके बाल जड़ से उखाड़े थे, फिर उसके ओपन वुंड्स में सोप डालकर उसका स्कैल्प धोया। उसे खाना दिया जा रहा था। वो हेल्दी दिख रहा था, पर 3 दिन तक टॉर्चर चलता रहा। और एक्यूपंक्चर, वो भी नीडल से नहीं, नेल से। 12 नेल्स हर साइड के टॉर्सो में ड्रिल से घुसाए गए थे, 1 इंच डीप। डॉक्टर्स ने सोचा अगर वो नेल्स हटाए गए तो ब्लड लॉस से हर्ष की मौत हो जाएगी,
लेकिन उसमें रिकवरी की साइंस थे। उसने कुछ कहा नहीं राजीव के बारे में, बस हर सवाल पर वो एक ही लाइन रिपीट कर रहा था जो राजीव ने उसे सिखाई थी, जैसे राजीव उसके अंदर घुस गया हो। एक ही बात बार बार बोल रहा था। राजीव के डायलॉग्स, हर लफ्ज में एक अजीब सी कंट्रोलिंग पावर थी, जैसे एक डीमन उसके अंदर बैठ गया हो। डॉक्टर्स हैरान थे। हर्ष को लगता था उसका दर्द उसकी कहानी बन चुका था। जब तक हम सोच रहे थे कि हर्ष जिंदा रहेगा और कुछ रिवील करेगा, उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत टॉर्चर से नहीं हुई थी, पॉइजनिंग से। बहुत छानबीन के बाद सारे आउटसाइडर्स के एंट्री के चेक्स हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर पता चला कि जो नेल्स उसके बॉडी में थे उनके एंड पे पॉइजन लगाया गया था। रस्ट सिर्फ एक कवर था, रियल कॉज वो पॉइजन था जो ब्लड स्ट्रीम में घुस गया था। हर्ष ने कभी यह नहीं जाना था कि वो सरवाइव नहीं करेगा। उसका टॉर्चर सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं था, उसकी विल पावर, उसका दिमाग, सब कुछ राजीव ने तोड़ दिया था। राजीव का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। हर्ष बस एक पपेट बन चुका था। उसके जख्म एक कहानी बन गए जिसका डायरेक्टर राजीव था। मैं वापस उसी थॉट में डूब गया। यह आदमी कोई आम किलर नहीं है, यह अपने आप को कुछ और समझता है। एक जज, एक जूरी, एक एग्जीक्यूशनर। मैं उसके सामने फिर बैठने वाला हूं, पर इस बार मैं तैयार हूं। मेरा मिशन थेरेपी का था, लेकिन एक केस बन गया है, एक साइकोलॉजिकल वॉर। मैं अपनी डेस्क पर जम गया था। फाइल्स खुली थी, पर आंखें और सोच उनमें नहीं, उसके चेहरे पर टिकी थी। राजीव के, उसकी आंखों में एक चीज थी, जैसे वो मुझे देख नहीं रहा था, मुझे पढ़ रहा था। तभी एक जबरदस्त नॉक मेरी सोच तोड़ देता है। मैं उठकर दरवाजा खोलने गया, पर वहां कोई नहीं था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वापस आकर अपने चेयर पर बैठ गया। जब मुझे दूसरे मर्डर के बारे में पता चला तो एक पल के लिए सब कुछ थम गया था। मेरी सांस चाहता है, और सबसे ज्यादा क्यों। मैं हर थर्सडे एक वुड कटर के पास जाता था। शायद कुछ लोगों को ये रूटीन लगता हो, लेकिन मेरे लिए ये एक रिचुअल था। मैं उसे ऑब्जर्व करता था, चुपचाप, जैसे कोई स्टूडेंट गुरु के काम को आंखों से सीख रहा हो। वो लकड़ी को आधा काट कर उसे अलग अलग फॉर्म्स में यूज करके, एक हैंडल, एक स्टूल का पाया, एक शेल्फ का एज, वो वुड कटर, एक पॉटर भी था, एक बहरा पॉटर। उसकी उंगलियों का हर मोशन मिट्टी से एक कहानी बना था। मुझे मिट्टी और लकड़ी दोनों मिल जाती थी उससे। वो सोचता कि मैं उसकी क्राफ्टमैनशिप में इंटरेस्टेड हूँ, और हाँ, एक हिस्सा तो वैसा ही था, लेकिन मेरी दिलचस्पी उसकी पॉटरी में ज़्यादा थी। मिट्टी का ताल, उसका शेप लेना, उसमें जान भरना, क्या ये सब कुछ मुझे उस कातिल की कला से जोड़ रहा था। वो कुछ कह नहीं सकता था और मैं कुछ पूछ नहीं पाता था। बस आंखों से बातें होती थी हमारी। कुछ मिनट उसके साथ रहना मेरी थेरेपी जैसी थी। आज राजीव के साथ मेरी कोई सेशन अलॉटेड नहीं थी, तो मैं काफ़ी फ्री था। असाइलम से भी जल्दी निकल गया। मेरे दिन का एक फिक्स पैटर्न है, जैसे कोई मशीन हो। ब्रेकफास्ट, असाइलम, फिर घर, फिर थोड़ा पढ़ना। मेरा फ्लैट असाइलम के पास था, स्टूडियो अपार्टमेंट, लेकिन जेल के सेल जैसा। ज्यादा जगह नहीं थी, पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे इस बंद कमरे में ही मेरी खुद की एक आज़ादी छुपी हो।
मैं अंधेरे में रहता हूँ, कर्टन्स बंद, लाइट ऑफ। पहले ये मेरा चॉइस था, अब डर बन गया है। पहले अंधेरा सुकून देता था, अब उसी में वो चेहरा दिखता है, वो मुस्कान, वो आंखों का खालीपन। ग्रोसरी मार्केट भी जाना बंद कर दिया है मैंने। भीड़ से जैसे डर लगता है, लोग मुझे अलग नज़र से देखते हैं। शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज या फिर मेरे आंखों का वो खालीपन। क्लस्ट्रोफोबिया और पैरानोया का मिक्स हो गया है मुझे। मैं खुद में ही कैद हो गया हूँ। मैं एक सख्त नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मीट लेने के लिए अक्सर गांव चला जाता हूँ। फिश या प्रॉन हो तो खुद कट कर लेता हूँ। काफ़ी स्किल्ड हूँ मैं इसमें। लगता है अगर कभी दुनिया खत्म हो भी गई तो मैं सरवाइव कर लूँगा, एक अपनी दुनिया बना लूँगा अपने टूल्स के साथ। लोग कहते हैं मैं सोसाइटी को रिजेक्ट कर चुका हूँ। हो सकता है, जैसे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं ना मूवीज में, जो गेट पे नो एंट्री का बोर्ड लगा के रहते हैं, मैं भी वही हूं। लोग मुझसे दूर रहें क्योंकि मुझे उनकी हेल्प करने की बुरी आदत है। शायद मैं उनका डर खत्म कर दूं परमानेंटली। एक और शौक भी है मेरा, स्कल्पटिंग। मेरा पहला प्यार, मिट्टी को घुमा के उसमें जान भरना। कभी इस काम ने मुझे पहचान दी थी। क्रिटिक्स ने कहा था कि मेरे स्कल्पचर्स इनमें इंसान है, बट इस फील्ड में पैसा नहीं था, सिर्फ एक्सपोजर था, और एक्सपोजर से पेट नहीं भरता। कभी कभी अब भी स्कल्पचर बनाता हूँ। स्किल को जिंदा रखना पड़ता है। ये टूल्स खरीदता हूँ नए नए, अपडेटेड रहने के लिए, वरना ये मिट्टी भी भूल जाती है कि किस हाथ ने उसमें जान डाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। मैं सो नहीं पा रहा था। सिर्फ कंबल की हीट थी और दिमाग की रेस। लेकिन कल तो एक इम्पोर्टेंट दिन था। राजीव से अगली मुलाकात। राजीव वो इंसान जिसे मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन हर सेशन में और कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसका चेहरा एक ब्लैंक स्लेट की तरह नजर आता है, और मैं उस ब्लैंकनेस में कुछ ढूंढ रहा हूं, शायद अपने आप को। मैं उससे मिला। आज भी वो वैसे ही था, स्टिल बैठा हुआ, उन इंटेंस आंखों के साथ। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोला। उस खामोशी को तोड़ने के लिए मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? वो शायद समझा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसकी आंखों में एक अजीब सा स्पेक्ट्रम था जो इमोशन से भरा हुआ था। और फिर उसने कहा, राजीव कृष्णन। वो नाम मेरे कानों में गूंज उठा। जाना पहचाना तो लगना ही था। मेरे अंदर कुछ कंपन हुई, जैसे किसी पजल का एक पीस मिल गया हो, लेकिन पिक्चर अभी भी इनकम्प्लीट हो। मैंने कैजुअल बनने की कोशिश की। उससे पूछा, तुम्हारे दोस्त हैं? वो हंसा और बोला, नहीं, मुझे सिर्फ मैं और मेरा जिस्म चाहिए। वो अहंकार नहीं था, वो एक्सेप्टेंस था, खुद की रियलिटी का एक मिरर। मैं उस मोमेंट में उससे कनेक्ट कर गया। मैंने भी कभी दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया था। मैं चाह रहा था कि वो मुझे अपना दोस्त माने। पूछा, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगे? थोड़े पॉज के बाद आंखों में डाउट, फिर उसके मुंह से हाँ निकला। वो मोमेंट पावरफुल था। उस 32 मिनट के सेशन में मैंने उसे एक किलर के रूप में नहीं देखा, हालांकि मुझे अपने जज्बात और पेशेंट के बीच फर्क रखना चाहिए। मैं उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो मेरी पूरी जिंदगी का हिस्सा हो। शायद मैं इसे पर्सनल और कैजुअल दोनों तरह से ले रहा था, या शायद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं लैपटॉप के सामने बैठा, जिसमें अब राजीव के केस की फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स भरे हुए थे। अब समय था अलग कदम जाने का। तीसरा शिकार। वो एक अच्छी टेलर थी, अपनी बुटीक चलाती थी।
जहां अच्छे और लॉयल कस्टमर आते थे। वो एक विडो थी, एक मशहूर आदमी की दूसरी पत्नी, राजीव की स्टेप मदर थी, जिस उसके सरनेम की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। प्रीति ने बार बार कहा कि उसने राजीव को कभी नहीं देखा, ये जाने बगैर कि उसके पति ने एक औरत से ऐसा बच्चा पैदा किया जिसका बोझ अब उस पर था। राजीव उसे मिलने आया था। उसकी स्टेप मदर जैसे लगता था वो उसे कबूल कर लेगी। पुलिस ने उसकी सेफ्टी को कभी सीरियसली नहीं लिया और ये भी डर का कारण बन चुका था। अगर आप एक पागल शेर को केज से निकाल दें तो क्या उम्मीद है कि वो अपने ही खून को नहीं काटेगा, चाहे उसका उस औरत से कोई लेना देना ना हो। वो उसका निशाना क्यों बनी? शायद राजीव ने सोचा होगा कि जब वो उसे मिलेगा तो उसे गले लगाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने पहले एक बयान दिया था जो ब्रॉडकास्ट भी हुआ कि राजीव उसके पास आए तो वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी और जानने की कोशिश करेगी कि उसके साथ क्या गलत हुआ। वो उसे चाहे जैसा भी हो अपनाना चाहती थी। वो उसे खून से भी बचाने के लिए तैयार थी। लोगों ने उसे घूरना शुरू कर दिया था। उसकी दुकान बंद होने के कगार पे थी। सिर्फ कुछ करीबी लोग उसके साथ थे। ऐसा कहा गया कि उसमें लड़ने की हिम्मत थी और अगर ऐसा ना होता तो वो पहले ही मर चुकी होती, या शायद राजीव ने उसे मार दिया ताकि वो उस दुनिया से दूर रहे जहां उसे और दुख मिलता। पर अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। हर किसी के पास एक अंधेरा पहलू होता है। राजीव जैसा ठंडा खून भी कभी नरम पड़ सकता था। ये देखकर लोग हैरान थे। लोगों के लिए ये समझना मुश्किल था कि जिसने अपने फैमिली को खत्म किया उसके मन में कोई दर्द भी हो सकता है। जब प्रीति की मौत हुई, रात की हवा इतनी ठंड थी कि जैसे किसी को बर्फ बना दे। सुबह उसकी लाश बुटीक में टंगी हुई मिली, जमीन से कुछ ऊपर, जैसे उसकी रूह पहले ही उड़ चुकी हो। उसके बाल हवा में घूम रहे थे, लेकिन उसका जिस्म जैसे वक्त में थमा हुआ था। ये मर्डर के कला का टुकड़ा था। वहां एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ी गई थी, राजीव के हाथों से लिखी। सिर्फ एक शब्द, सिनर। सबने माना हाँ वही कातिल है, पर राजीव कुछ और कहना चाहता था, जैसे अंधेरे में कोई हाथ आगे बढ़ा रहा हो मदद के लिए, लेकिन कोई उसके हाथ को पकड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जब किसी पर किलर का दाग लग जाता है तब उसकी बात भी खून जैसे लगती है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक खौफ बन चुका था। नाम नहीं पर निशान हर जगह छोड़ गया था, और किसी को नहीं पता था कि वो सच में मॉन्स्टर था या सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी में फंसा हुआ इंसान। प्रीति की लाश नंगी थी, एक पुरानी ट्यूबलाइट के करीब जिसमें रोशनी भी नहीं थी। उसके सामने का हिस्सा छुपा हुआ था, लेकिन नीडल्स के सहारे, जैसे हवा में उड़ती हो। जैसे ही लोग पास गए, देखा कि उसका आधा जिस्म जला हुआ था, लगभग राख हो चुकी थी। हड्डियां दिख रही थी। जैसे जैसे नीडल्स छूटती गई, उसका जिस्म हिलने लगा, एक बैलेरीना की तरह जो अपना अंतिम डांस कर रही हो, एक कठपुतली जैसे कोई ऊपर से चला रहा हो। उसका एक हिस्सा पहचान में नहीं था, दूसरा हिस्सा दया की भीख मांगता लग रहा था। बिल्कुल अजीब हो गई थी उसकी बॉडी, एक तरफ ठंडी और दूसरी तरफ जली हुई, जैसे दो अलग फोर्सेस ने उसे जोड़ दिया हो। लेकिन उसके घाव खुली हुई थी, बिल्कुल रॉ, और देखने में डर लग रहा था। जब बॉडी को एग्जामिन किया गया था तो ये पता चला कि उसके पेट कपड़े से सिल दिया गया था। ये कोई नॉर्मल स्टिच नहीं थी, ये एक हॉरर सर्जिकल टेक्निक थी जो उसकी मौत का रीजन बनी। पर यह बंदा क्या सोच रहा होगा जब उसने ऐसा कुछ करने का फैसला लिया। उसकी बॉडी पे काफी सारे स्टिचेस थे, लेकिन ये वो नॉर्मल स्टिचेस नहीं थे जो हम जानते हैं। ये सुइंग मशीन से किए गए थे, एकदम अननेचुरल, जैसे कोई खतरनाक डॉल को जोड़ा गया हो। उसके हाथों पे जो स्टिच थे वो दोनों तरफ को इतना खींच रहे थे कि स्किन छिली जा रही थी और बॉडी के टेंशन को सहा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी उसकी बॉडी थोड़ा हिल रही थी, एक ऐसी लाश जो जिंदा जैसे हो,
लेकिन बिना कोई जान के, जैसे एक मैनिक्विन जो अपने आप मूव कर रहा हो लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं। और यह मौत सिर्फ उसकी नहीं थी, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, कुछ ऐसा जो और भी गहरा था, जो समझ से परे था। रिपोर्ट में आया कि वो रात भर जिंदा थी, लटकती रही जब तक सूरज निकल आया। उसकी रूह ने शायद शांति चुनी, दया नहीं। ये मर्डर अलग था। पूरे देश ने अलग अलग धारणा लिया। कुछ लोग इसे कला समझ रहे थे, तो कुछ लोग इसे मानवता का अपमान कह रहे थे। राजीव का हर मर्डर एक नई बहस, एक चुनौती खड़ी कर रहा था।